पच्चीस अगस्त 2017 की घटना को लेकर जो प्लान ए हमने डिस्कस किया, उसमें एक सवाल बड़ा कॉमन उठेगा कि फरवरी 2017 से जो डेरा की संगत के स्टेट लेवल प्रतिनिधि थे, वो डेरा की संगत की स्क्रूटनिंग कर रहे थे और उसमें अलग अलग कैटेगरीज में उनको डाल रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि डेरा की मैनेजमेंट के पास जो जानकारी पहुंच रही थी कि डेरा के खिलाफ सरकार कुछ प्लान कर रही है, वो उसके अप्रीहेंशन में ये सब कुछ प्लान कर रहे हो कि हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी उग्र होके मतलब सरकार जो जबरदस्ती करेगी उसका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फरवरी से कैंपेन चला डेरा की संगत की स्क्रूटनिंग का, वो पूरा कैलकुलेटेड था। जैसे पहले 3 महीने आपको सिर्फ स्क्रूटनिंग करनी है, होना क्या है ये नहीं बताना, मतलब मेंटली प्रिपेयर करना है और धीरे धीरे ये डोज बढ़ाती जानी है और फिर फाइनली अगस्त में ये चीजें होंगी, जैसे ये पहले से मालूम था। क्योंकि जो मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे सारे मसलों में, उनकी निगाह से जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये धीरे 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 डोज बढ़ाई जा रही थी। अब यहाँ एक सवाल और उठेगा भी, कोर्ट तो नहीं मतलब इन्फ्लुएंस में थी, कोर्ट कब क्या करेगी और कौन सी तारीख को फैसला देगी, कैसे एक्सपेक्टेड था ये फैसला अगस्त तक आ ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या कोर्ट इन्फ्लुएंस में थी? देखो, जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बिल्डिंग आती है और एक कोर्ट रूम आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं भी कोर्ट को एक इंसान चलाता है और उस इंसान की भी निजी जरूरतें या उस इंसान की निजी जिंदगी है जिसमें दबाव बना के उससे काम करवाया जा सकता है। और इंडियन जुडिशरी इतनी भी साफ सुथरी नहीं बची है कि ये चीजें कोई एंटीसिपेट ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज ये बात आम बोलते हैं भी जिसके पास पैसा है उसके लिए कानून में इतने प्रोविजन है, इस तरह से वो काम कर सकता है कि वो अंततः केस जीत ही जाएगा। कारण ये है कि इतने सारी एप्लीकेशंस लगाने के तरीके हैं जिसमें जो दूसरी पार्टी है वो अगर पैसे वाली नहीं है या उसको बैकअप नहीं है बड़ा, तो वो लड़ते लड़ते थक जाएगी और उसका पैसा खत्म हो जाएगा या हिम्मत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि पैसे वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब क्योंकि डेरा के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, बावजूद इसके कोर्ट का जब रवैया आप देखेंगे कि कोर्ट चल रही थी नॉर्मल और जो केस चल रहे थे उसमें 3 केस थे। एक गुमनाम चिट्ठी से संबंधित था, एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला था और एक रंजीत हत्याकांड मामला था। इन तीनों केसेस में जो गुमनाम चिट्ठी से संबंधित केस था वो पीछे चल रहा था, बाकी 2 केस आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे प्लानिंग में डेरा प्रमुख हजूर संत जी का करैक्टर असैसिनेट करना था, तो बाकी 2 केसेस से करैक्टर असैसिनेट नहीं होता था। इसलिए जब सीबीआई कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जगदीप सिंह लोहान नाम का व्यक्ति बनता है, तो वो अचानक एक दिन ये घोषणा करता है कि ये गुमनाम चिट्ठी वाला केस अब मैं फास्ट ट्रैक पे चलाऊंगा और इसमें वो डे टू डे हियरिंग करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये केस बड़ा रायते की तरह फैला हुआ था तो इसमें हियरिंग बहुत ज़्यादा होती हैं और ये हियरिंग चलती है डे टू डे। और एक समय पे हजूर संत जी भी जिक्र करते हैं एक मजलिस में अपनी कि ये कोर्ट का जो रवैया है बड़ा अजीब है, भी ये कौन सा तरीका है भी अचानक से हर रोज हियरिंग करने लग जाओ और इंसान का सारा काम ही रोक दो। जैसे सब कुछ कैलकुलेटेड वे में चल रहा था और ये अनुमान था कि 17 अगस्त को ये फैसला सुनाया जाना है। इसे इस तरह भी समझिए भी आम तौर पर डेरा के अंदर 15 अगस्त को सिर्फ छोटा सा कार्यक्रम होता है पौधारोपण का और उसके बाद डेरा में कार्यक्रम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 अगस्त को डेरा के जो सेवादार हैं उनकी मासिक मीटिंग होती है और 16 अगस्त को सब कुछ खत्म हो जाएगा और 17 तारीख को ये फैसला सुनाना था। लेकिन जब हजूर संत जी ने 7 दिन का कार्यक्रम रखा और उसके बाद इस तरह से सिस्टम बनाया कि जो डेरा के अनुयायियों में जो
उपद्रव मचाने के लिए लोग तैयार किए गए थे, उनको जो डेरे की संगत का कवर नहीं मिला, तो ये प्लान जैसे पोस्टपोन होना बहुत पहले तय हो गया था। 10 अगस्त 2017 को जब डेरा का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब संगत बड़ी मात्रा में डेरा में आने लगी और उनको ये आभास होने लगा कि डेरा के अंदर ऐसा कोई तनावपूर्ण माहौल है नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे सेलिब्रेशन चल रहा था उसमें कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब आप सोशल लेवल पे चीजें प्लान करते हो तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके दिमाग में बिठाया गया अभी 17 अगस्त को कुछ होगा, तो पब्लिक एट लार्ज वो उसको सिर्फ 17 अगस्त दिखती है, उसको मेरिट्स नहीं दिखती। तो इस तर्ज पे जब ये सारी प्लानिंग हुई, तो 17 अगस्त को जब कुछ हुआ नहीं, तो जैसे सारी प्लानिंग एक तरह से फेल हो गई और पब्लिक के दिमाग में बैठ गया कि भैया ईश्वर ने कृपा की, कुछ नहीं होना था, ये बस एक दबाव बनाना था, वो शायद बन गया और काम हो गया। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे क्योंकि प्लान चलाना था, तो प्लान बी बना। 17 अगस्त 2017 को जब कोर्ट ने कहा कि फैसला 25 अगस्त 2017 को होगा, तो 17 अगस्त की सुबह डेरा प्रबंधन और डेरा के जितने भी खासम खास लोग थे, इनकी एक मीटिंग बैठती है और इस मीटिंग में ये चर्चा होती है कि अब तक का प्लान तो फेल हो चुका है, अब दोबारा से संगत को कैसे तैयार करें, कैसे उनके दिमाग में बिठाएं कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर वो मेंटली प्रिपेयर हों 25 अगस्त को लेकर। तो ये मीटिंग में पूरी जद्दोजहद चलती है और फाइनली 17 अगस्त की शाम को जो डेरा के सेवादारों की मासिक मीटिंग होती है वो होनी थी। आमतौर पर डेरा के सेवादारों की ये मासिक मीटिंग किसी भी बड़े कार्यक्रम के बाद रखी जाती थी, तो ये 7 दिन का कार्यक्रम हुआ था और इसके बाद ये मीटिंग रखी गई। अब 17 अगस्त की मीटिंग में मैं भी मौजूद था और मेरा पूरा परिवार मौजूद था। करीब 3 से 4 लाख लोग, या एक अनुमान के मुताबिक 7 लाख लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। अचानक से जितने भी लोगों को होल्ड पे रखा गया था कि उन्होंने डेरा में नहीं आना और 17 अगस्त को कुछ हो सकता है, उन्होंने उपद्रव करने के लिए तैयार रहना है, उन सबको आदेश जाता है भी जल्दी से जल्दी वो 17 अगस्त की शाम की सेवादारों की मीटिंग में पहुंचे। तो ये सारे लोग भी उस मीटिंग में आ जाते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं। अब जैसे ही ये मीटिंग शुरू होती है, हजूर संत जी मंच पे विराजमान होते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति खड़ा होता है और इसका नाम होता है संदीप अन्नू। कुरुक्षेत्र का रहने वाला ये शख्स है। ये खड़ा होता है और माइक पे चिल्लाने लगता है कि जी, आपने हमारे हाथ बांध रखे हैं। जना खना आके आपको बोलने लगता है, अब हम नहीं सहेंगे, अब जो आप पर उंगली उठाएगा हम वो उंगली काट देंगे, ऐसा कुछ मतलब उकसावे वाली बातें बोलने लगता है। अब जैसे ही ये पहला स्टेटमेंट मीटिंग का आता है, यहां से सारी पब्लिक में एक आक्रोश दौड़ जाता है। ये कोई पहली बार नहीं था कि डेरा की संगत के प्रतिनिधि इस तरह की स्टेटमेंट्स हजूर संत जी के सामने दे रहे थे, क्योंकि डेरा में सांप्रदायिक विवाद अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स वो आम देते थे। पर जब ये बात बोली तो ऑब्वियसली पब्लिक का माइंडसेट था भी कुछ गड़बड़ होने वाली है लगता है। फिर धीरे धीरे ये माइक डेरा की जो संगत के स्टेट लेवल के प्रतिनिधि थे, अलग अलग व्यक्तियों के पास ये माइक जाने लगा। हर व्यक्ति इसी तरह की बात बोलता था। तो ये मतलब जो जेंट्स थे, पुरुष थे, उनकी तरफ से ये बातें बोली जा रही थी। इस बीच डेरा का एक वाइस चेयरमैन था, जगजीत सिंह बालियावाली। वो खड़ा होता है, वो बोलता है, जी पिताजी भी आप 24 तारीख की मीटिंग रखो या 25 तारीख की मीटिंग रखो सेवादारों की, या कोई सत्संग रखो, कार्यक्रम रखो, हम देखते हैं आपको सत्संग करने से कौन रोकता है। अभी तक तो सिचुएशन क्लियर नहीं थी, लेकिन जब ये स्टेटमेंट आई तो एक माइंडसेट आया कि
शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें हजूर संत जी को सत्संग करने से रोका जा रहा है। अभी तक जो आम संगत है, मैं भी उसमें अपने आप को गिनता हूं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं कि भी अच्छा कोई ऐसा कुछ हो रहा है भी हजूर संत जी को सत्संग करने से रोका जा रहा है। तो भाई ऐसे कैसे रोक देंगे, तो हमने भी शोर शराबा मचाना शुरू किया, हाँ जी भाई हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। तो हर स्टेटमेंट के बाद हजूर संत जी एक बात बोलते थे कि भाई जैसा आप सोच रहे हो, परम पिताजी मतलब उनके जो गुरु हैं या ईश्वर स्वरूप जिन्हें वो कहते थे कि परम पिताजी ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अब हमारे दिमाग में तो यही था भी जो सरकार करना चाह रही है और वो होगा नहीं, और ये हजूर संत जी ने वचन कर दिया, संत का वचन है ये पलटेगा नहीं और कुछ होने नहीं देंगे परम पिताजी, तो फिर टेंशन ही किस बात की। तो मैं रिलैक्स होके बैठ गया। लेकिन ये बातें चलती रही, फिर ये माइक जो है वो महिलाओं की तरफ चला जाता है और महिलाओं में इसी तरह की भाषा शैली चलती है। और इस बीच एक लेडी है जो डेरा की यूथ विंग की नेशनल प्रेसिडेंट अपने आप को बताती है, इसका नाम है गुरचरण कौर मान। ये डेरा के अंदर एक तरह से सोशल लेवल पे, मतलब जाए हम कि बाहर की जो संगत है, जो दूर दराज से लोग आते हैं, उनको रिप्रेजेंट भी करती है और डेरा में जो महिलाओं की सेवा करने वाली जो टीम है उनको भी एक तरह से बड़े स्केल पे रिप्रेजेंट करती है। ये लेडी माइक में बोलती है कि पिताजी अब हम आपकी भी नहीं सुनेंगे और अब हम वही करेंगे जो हमें करना है। अब क्योंकि माहौल आक्रोशित है तो कोई ये दिमाग लगा ही नहीं पा रहा कि एक आध्यात्मिक गुरु को उसका शिष्य ये बोल दे कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। कि गुरु वो बात बोलता है जो ईश्वर उसको आदेश दे रहा है, आध्यात्मिक गुरु, और शिष्य कह रहा है कि अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं अपने वाली करूंगा। गुरु कह रहा है भी जो तुम सोच रहे हो वो होगा नहीं, और ये वो ईश्वर का आदेश एक तरह से आपको सुना रहा है। लेकिन शिष्य कह रहा है कि मैं तो फिर भी अपनी करूंगा। आक्रोश का माहौल कुछ ऐसा था, या यूं कहें भी किस लेवल पे डेरा की संगत पे डेरा के प्रतिनिधियों की कमांड थी कि वो हजूर संत जी को आध्यात्मिक गुरु समझ ही नहीं रहे थे, बल्कि वो अपनी बुद्धि से ये समझ रहे थे भी ये गुरचरण कौर मान जो कह रही है वो सही है, और हजूर संत जी जो कह रहे हैं वो एक तरह से दिलासा दे रहे हैं भी वो जो कह रहे हैं वो शायद ना हो। अब इसी तरह इस गुरचरण कौर मान की जो टीम की और लेडीज हैं जो इनको पूरे ग्रुप को चलाती हैं, इसके उसमें इसकी सिस्टर्स भी हैं, बहनें हैं, तो ये सब इस तरह की भाषा बोलने लगे। और कोई भी व्यक्ति या आमतौर पे जो सेवादार आते थे उनमें ऐसे लोग होते थे जो प्रोग्राम खत्म होता था उसको लेकर सुझाव देते थे, या जो एनालिटिक्स होते थे भी क्या क्या कमियां रही, क्या क्या चीजें हुई, कितने लोग आए, कितना खर्चा हुआ, ये सब डिस्कशन मीटिंग्स में होता था। वो डिस्कशन जो करने के लिए उठता तो उसको बिठा दिया जाता भी तुम्हें अभी बात नहीं करनी। तो एट द एंड जब ये एक्सेस में होने लगा तो हजूर संत जी ने कहा भी ऐसा है भी आप पीछे जाओ, भी आम संगत की बात कराओ, आप तो सभी यही बातें कर रहे हो, टॉपिक बदलो, भी सेवादार सेवा करके आए हैं, भी उनका मूड थोड़ा और तरह का, आप इस तरह की बातें करके मूड क्यों खराब कर रहे हैं। तो करते करते माइक पीछे चला जाता है, लेकिन ये जो स्टेट लेवल के प्रतिनिधि हैं ये भीड़ में घुस जाते हैं और जो माइक लेकर बात करवा रहे होते हैं वो जैसे टारगेटेडली उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं। तो एट द एंड दिल्ली का एक व्यक्ति होता है, शायद संजय नाम होता है उसका, वो पीछे पहुंच जाता है और वो भी डेरा की संगत का स्टेट लेवल प्रतिनिधि होता है दिल्ली का। वो बोलता है क्या जी गुरुजी पिताजी भी 25 अगस्त को अगर आप जाओगे तो ये 7 लाख लोग बैठे हैं, इनकी लाशों पे से होकर आपको जाना पड़ेगा। अभी जब ये बात बोली जाती है तो सेंस बदल जाता है पूरी सभा का। अभी तक तो ये था अभी डेरा की संगत है, या यूं कहें भी हजूर संत जी को सत्संग करने से या संगत से मिलने से रोका जाएगा। लेकिन अचानक ये सेंस बदल गया, अभी ऐसे लगने लगा जैसे 25 तारीख को हजूर संत जी ने कहीं जाना है और
जो डेरा की मैनेजमेंट है या जो भी संगत है, ये हजूर संत जी को जाने देना नहीं चाहती। अब हमें लगा कोई खतरा है, तो जितने भी अनुयायी थे वो सारे खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसे सिर के ऊपर से हाथ उठा लिए। तो जब सभी खड़े हो गए तो हजूर संत जी ने फिर माइक उठाया और सबको बिठाया और उनका गला भराया, मतलब इमोशनल हो गए वो। उनकी आंख से एक आंसू बहा और फिर उन्होंने जो बोलना शुरू किया वो बहुत गौर से सुनने वाला है। शब्द दर शब्द मैं आपको बता रहा हूं। जैसी संगत हमें मिली है, इतिहास में किसी गुरु को ऐसी संगत नहीं मिली होगी। हम आपकी भावनाओं को रोंद कर नहीं जाएंगे। अगर हम परम पिताजी को एक बार कुछ कह दें तो वो हमारी बात कभी नहीं टालते। लेकिन आपने तो आज हमसे कितनी बार कहलवा लिया। आप विश्वास रखो, जैसा आप सोच रहे हैं परम पिताजी वैसा कभी नहीं होने देंगे। यह श्री राम जी का बनाया हुआ देश है, इसलिए हमें इस देश का फिक्र है। यहाँ हमारे पास अपना काम निकलवाने के लिए हर तरह के सामाजिक व राजनीतिक लोग आए, लेकिन किसी ने हमारा काम नहीं किया। सारे ही बदल गए। एक बार हमारे पास छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए थे। उन्हें हमने अपने मुकदमों की फाइल दिखाई थी, जिसे देखकर उन्होंने कहा था कि यह सब राजनीति है, इन मुकदमों में कुछ है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने हमसे अकेले में गुरुमंत्र भी लिया था। यह तो हम संत मत में आ गए, वरना एक एक को बता देते कि आरोप लगाते कैसे हैं। अब से हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चे बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। अब ये स्टेटमेंट हजूर संत जी ने वर्ड टू वर्ड इस तरह से कहा और उसके बाद वो चुप कर गए। इसके बाद मीटिंग में सन्नाटा छा गया और फिर फॉर्मेलिटीज के साथ मीटिंग समाप्त हो गई। 18 अगस्त 2017 से प्लान बी हरकत में आया। डेरा की संगत के जो स्टेट लेवल प्रतिनिधि थे, ये फटाफट से अलग अलग इलाकों में गए और जगह जगह इन्होंने खुले तौर पे मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया और सबको उकसाना शुरू किया कि भाई बड़ा खतरा आ रहा है और आप इसके लिए तैयार हो जाओ। इसमें जो पहले से जो लोग थे जिनको कुर्बानी समिति में बनाया गया था, ये सब चीजें थी, उनकी लिस्टिंग तो पहले हो ही रखी थी। उनको अलग मीटिंग लेके उनको उकसाना शुरू कर दिया था। जो बाकी लोग थे जो लड़ नहीं सकते थे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दिमाग में एक चीज बिठाई गई कि भी हजूर संत जी ने वचन किए हैं, मतलब एक आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति पंचकुला जाएगा उसको 300 वर्ष की भक्ति का फल बना बनाया मिलेगा। अब क्या कि जैसा मैं आपको बताया कि डेरा की संगत डेरा के प्रतिनिधियों पे आसानी से विश्वास करने लगी थी और ये जो लालच है डेरा में आकर, जो डेरा की संगत को चाहिए कि 300 साल की भक्ति हमें बनी बनाई मिल रही है, पंचकुला जाके ही तो आना है। तो उस सेंस में सबको तैयार किया गया। अभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, जवान जो भी हैं, ये सब के सब आप पंचकुला जाएं। दूसरी तरफ डेरा में क्या था कि अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि आ रहे थे और ये हजूर संत जी को अकारणी सम्मानित करने लगे थे कि भाई हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। और फिर ये सम्मान देने के बाद माइक पर बोलते थे और जब ये माइक पर बोलते थे तो डेरा की संगत को उकसाते थे या एक आश्वासन दे रहे थे कि भी जहां आपका पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। वो चाहे मतलब राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे गुर्जर समाज के हों, नामधारी हों या व्यापार मंडल हो, तमाम तरह के संगठन डेरा में आने लगे थे और अपने समर्थन का आश्वासन दे रहे थे। अब ये आश्वासन हजूर संत जी को दिया जा रहा था या फिर
हजूर संत जी या डेरा की मजलिस को मोहरा बना के एक तरह से डेरा की संगत को वापस से इस लेवल पे तैयार किया जा रहा था कि भाई जो 17 अगस्त वाला प्लान था वो भी आगे कंटिन्यू रखना है और आप तैयार हो जाओ, देखो आप अकेले नहीं हो, पूरा समाज आपके साथ है। तो इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा। हमारे बीच में आज राजस्थान जाट समाज से राजस्थान जाट सभा के अध्यक्ष श्री राजा राम मील, गोविंद सिंह लांब, कर्नल आर.के. बिजारनिया और शेर सिंह पूनिया, हरियाणा व राजस्थान की 262 पंचायतें, 62 पार्षद, 34 ब्लॉक समिति चेयरमैन, 32 जिला परिषद चेयरमैन यहां पर पहुंचे हैं। ये सभी पंचायतें और साथ ही साथ अखिल भारतीय पंजाबी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सेतिया, रविंद्र मेहता वाइस चेयरमैन नगर परिषद टोहाना, संजय रेवड़ी पार्षद, संजय ठकराल सब्जी मंडी प्रधान, श्री पवन बेनीवाल जो 65 पंचायतें व 44 ब्लॉक समिति के सदस्य लेके आए हैं, श्री जितेंद्र सिंह प्रधान सरपंच एसोसिएशन रतिया, वीरेंद्र साहू जी, देवराज जी, नामधारी संस्था जीवन नगर से सरदार अजीत सिंह जी भी हैं। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के अध्यक्ष युवा इकाई देखते हैं श्री विकास गर्ग जी। पीलू खेड़ा के चेयरमैन भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके साथ 10 पंचायतें भी आई। क्षत्रिय रोड समाज जो कि कुरुक्षेत्र करनाल से, उनके प्रधान चौधरी रतिराम जी कालखा और कमलजीत जी महिला भेड़ी। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जाट खाप, देश खाप, जिसके अंदर 84 से भी ज्यादा गांव आते हैं, उनके प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह तोमर, श्री जितेंद्र सिंह और श्री परमिंदर तोमर यहां पर मौजूद हैं। ऐसे आदमी, ऐसे इंसान, ऐसे देवता, ऐसे बाबा के ऊपर इस तरीके की चर्चाएं और बातें और अखबारों में आए, बड़ा दुख होता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि हमारा राजस्थान के जाट समाज, हिंदुस्तान के, मैं राजस्थान की गारंटी लेता हूं, अध्यक्ष होने के नाते मैं पिछले 20 साल से अध्यक्ष हूं, जाट समाज बाबा के साथ खड़ा है। यह जहां आदेश देंगे, जहां कहेंगे, हम बाबा के साथ हैं। धन्यवाद। सारी साध संगत को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, इस परीक्षा की घड़ी में हम आपके साथ हैं। जहां इस संगत का पसीना गिरेगा, हम खून भी बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम हरियाणा के जाट समाज की तरफ से, तमाम हिंदुस्तान के किसानों की तरफ से, क्योंकि मैं ऐसे शख्स का पोता हूं जिसने सारी उम्र किसान की और खेत की लड़ाई लड़ी है, आज तय दिल से आपके साथ खड़े हैं और ये विश्वास दिलाते हैं चाहे कोई भी ताकत हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, बाल भी बांका नहीं कर सकती हमारा। मैं जितेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रधान रतिया सरपंच एसोसिएशन। जो ये बाबा जी उत्ते जेड़े इल्जाम लाए हुए ने, ये गलत ने। असी चाहते हैं भी आने वाली 25 तरीक नूं सच्चाई की जित होवे। असी सरपंच एसोसिएशन पूरी बाबा जी तुहाडे नाल है, बिल्कुल तुहाडे कंधे नाल कंधा जोड़ के खड़े हैं जी। और तुहाडी किरपा इलाके ते शहर ते हमेशा वरसदी है, और कोई भी विपता शहर ते आई है, तुहाडा आशीर्वाद हमेशा शहर दे नाल है। पूरा सरसा और इलाका तुहाडे नाल खड़ा है। तन तन सतगुरु तेरा ही आस। पूजिए बाबा जी ते सारी साध संगत बैठी, सारिਆਂ ਨੂੰ नामधारी साध संगत ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल जी। नामधारी साध संगत दे मुखिया श्री साधु दलीप सिंह जी ਵੱਲੋਂ सारी साध संगत ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। डेरा सच्चा सौदा के हकों की जब कभी बात आएगी तो हम पूरा अग्रवाल वैश्य समाज तलवार उठा करके डेरा सच्चा सौदा के साथ खड़े हैं, और सबसे आगे अग्रवाल वैश्य समाज डेरा सच्चा सौदा का साथ देगा, समर्थन करेगा।
पूरा समाज, अग्रवाल वैश्य समाज, हम अपनी दुकानें बंद कर देंगे, हम आंदोलन कर देंगे अगर कोई भी किसी ने भी पूज्य गुरु जी की तरफ हाथ उठा करके देखने की कोशिश की। और गुरु जी जिस तरीके से समाज की जो सेवा कर रहे हैं, अगर कोई इनके साथ अन्याय करता है, हम कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से इनके साथ हैं। और एक आदेश, और जहां भी इनका आदेश होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का जाट समाज, और मैं तो कहूंगा जाट समाज के साथ पूरा समाज इनके एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार है। गुरुजी जो आपने किया है, परमात्मा पता नहीं क्या परीक्षा है, और यह समस्त समाज आपके कामों के प्रति, आपकी शिक्षा के प्रति प्रभावित होकर आपके साथ खड़ा है। हमारे बीच गुर्जर समाज के राजा प्रतिहार मिहिर भोज के वंशज और 25 जिलों के 360 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान श्री कुलदीप भाटी जी, और उनके साथ प्रधान नितिन भाटी गुर्जर, प्रधान शामी गुर्जर, महाशय मेहरचंद गुर्जर जी, प्रधान धर्म सिंह जी गुर्जर, प्रधान धर्मवीर सिंह गुर्जर। हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ की जनसंख्या वाले गुर्जर समाज के राजा प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज महान 360 गांवों के खापों के प्रतिनिधित्व, यूपी में मिहिर भोज कॉलेजों के निर्माता सम्राट मिहिर भोज महान, पूज्य दादा रज्जू सिंह नंबरदार का पुत्र, गुर्जर समाज का सेवक कुलदीप भाटी आपके चरणों में अपना राम राम स्वीकार करने का करता। जो व्यक्ति इतने महान कार्य कर रहे हैं और उनकी तरफ कोई दुर्भावना से देखिए हम ये बता देना चाहते हैं कि गुर्जर समाज वह समाज है, ऋषि मुनियों को भी आवश्यकता पड़ी, अच्छे कार्य में विघ्न डालने वाले भी होते हैं, महर्षि को भी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने राम और दशरथ को मदद, राजा दशरथ के पुत्र को मदद के लिए राम और लक्ष्मण को बुलाया। इसी प्रकार से समस्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी की समस्त गुर्जर समाज पूज्य गुरुजी के साथ तन मन धन से साथ है। हमने जो है पगड़ी पहनाई है, जो है सरोपा भेंट किया है, समस्त स्टेट की गुर्जर बिरादरी ने, समस्त देश की गुर्जर बिरादरी ने, जिसकी संख्या 5 करोड़ है, मान में आदरणीय बाबा जी के मान और सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हम वादा करते हैं, ऐसे भलाई के कार्य करने वाले महान पुरुष ईश्वर स्वरूप के बारे में कोई गलत सोचे, गलत भावना पैदा करे, तो यह 5 करोड़ गुर्जर समाज सहने वाला नहीं है। और अब तो मैं ये बता देना चाहता हूं, यदि किसी बात की आवश्यकता पड़े तो अब तो यह गुर्जर समाज है, गुर्जर है, लेकिन इस गुर्जर को भी अजगर बढ़ते देर नहीं लगेगी, और वह अजगर अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय जाति हमेशा से ऋषि मुनियों की मदद करती आई है, वचनबद्ध है, और जब तक जीवित रहेंगे मदद करते रहेंगे। यह हम पूज्य बाबा जी को आश्वासन दिलाते हैं, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हमने आदरणीय बाबा जी आपको कहने के साथ साथ हमने लिखकर भी दे दिया है कि हम आपके साथ हैं पूरे तरीका से। गुरुजी, आज ये पूरा समाज आपका ऋणी है कि आपने हमें
यहाँ आकर के मान सम्मान की दृष्टि से हमको जो प्रसाद दिया है, हम उसको सादर सत्कार माथे से लगाकर आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और बता देते हैं कि यदि गुरुजी आपको इस समाज की जरूरत पड़े, आपके इन सेवादारों को जरूरत पड़े, अगर इन सेवादारों का कहीं पसीना गिरेगा तो ये कौम खून की नदियां बहा देगी, ये कौम खून की नदियां बहा देगी। हमारे समाज में बहुत तरह के मिशन चलते हैं जिसमें एक चीज कॉमन मानी जाती है कि साधु संतों के ऊपर जब अत्याचार होने लगे तो समाज को खड़ना चाहिए, क्योंकि साधु संत ही समाज की नींव है। ये कहते हैं भी आग लगी आकाश में तो जर्जर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो जितनी भी परिभाषाएं धर्म की बनी हैं उसमें ये चीज प्रमुखता से है कि अगर एक इंसान के जीवित रहते संत पे अत्याचार हो जाए तो ये मानव जाति के लिए बहुत बुरा लक्षण है और इसका प्रायश्चित बहुत मुश्किल से होता है। तो जितने भी ये संगठन थे ये आश्वासन देकर गए। 21 अगस्त 2017 के दिन हजूर संत जी ने डेरा के प्रबंधकों की एक मीटिंग बुलाई अपने निवास पे। इस मीटिंग में डिस्कशन चली भी अब क्या करना चाहिए। इसे इस तरह से समझिए कि 17 अगस्त 2017 को तो डेरा की मैनेजमेंट ने किसी तरह हजूर संत जी को मना लिया था भी आपने पंचकुला नहीं जाना या कोर्ट में नहीं जाना, हम सब हैंडल कर लेंगे, और चीजें पैसिव हो गई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई थी। अब इतना बड़ा फंक्शन करके हटे थे तो हजूर संत जी ने ये प्रस्ताव रखना ही था भी अब दोबारा से फंक्शन तो रखा जा नहीं सकता, ऐसे संगत को बुलाया नहीं जा सकता, तो अब क्या करें। तो डेरा की मैनेजमेंट के तमाम सदस्य है सिवाय एक के, और वो डेरा की चेयरपर्सन विपासना चावला, उसको छोड़कर तमाम सदस्य हजूर संत जी को इंसिस्ट करने लगे कि भाई आपको पंचकुला नहीं जाना, हम हर तरह से सिस्टम से निपटेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। मतलब जितना भी कह सकते हैं डेरा को चलाने के जितने भी प्रबंधक थे ये सब एक मत थे, और डेरा की मुख्य प्रबंधक विपासना चावला वो चुप थी। तो इस सभा में कहते हैं भी एक व्यक्ति था जिसने इस सारी सभा में होने वाली बातों को समझा, एनालाइज किया, और उसने हजूर संत जी को कहा कि भाई ये जो आपकी मैनेजमेंट है ना, ये जो आपके लोग हैं, ये आपको मरवाने का प्लान बना रहे हैं बेसिकली, आप समझो या ना समझो। उस व्यक्ति का ये भी कहना है भी उसने ये कहा कि ये ब्लू स्टार पार्ट 2 करवाना चाहते हैं आपके साथ, तो आपको समझना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। अब ये उसने कहा कि नहीं कहा ये पता नहीं, लेकिन ये उसी का कहना है भी मैंने कहा। तो कहते हैं कि 22 अगस्त 2017 को हजूर संत जी ने डेरा की प्रबंधक विपासना चावला को यह आदेश दिया कि डेरा की संगत का एक भी व्यक्ति पंचकुला नहीं जाना चाहिए, उनको रोको। अब डेरा प्रबंधक विपासना चावला अपने ऑफिस में आती है और एक मीटिंग कंडक्ट करती है और सारी मैनेजमेंट को यह आदेश देती है भी डेरा प्रमुख का यह आदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो डेरा की संगत का है वो पंचकुला में नहीं जाना चाहिए, उनको हर तरह से रोको। अब क्योंकि डेरा का निचला जितना भी सिस्टम था वो सब इससे असहमत था, तो उन्होंने मना कर दिया भी हम ये बात नहीं बोलेंगे। अब क्योंकि डेरा की प्रबंधक है, उसका अपना एक डेकोरम है, वो बहुत लिमिटेड लोगों के संपर्क में आ सकती थी, तो अपने एंड पे डेरा की प्रबंधक ने जिसको भी संपर्क किया उस सबको ये बात बोली भी आपने पंचकुला नहीं जाना, ये डेरा प्रमुख का सीधा आदेश है। अगर कोई भी प्रबंधक आपको पंचकुला जाने के लिए कहता है तो उसकी बात मुझसे करवाओ। तो जितने लोगों तक वो ये बात पहुंचा सकती थी अपने एंड पे, जितनों को वो डेरा की संगत में जानती थी, उन तक वो अपनी बात पहुंचा रही थी। लेकिन पूरा सिस्टम जो एक सिस्टमैटिक वे में डेरा की संगत को पंचकुला पहुंचा रहा था, उसको विपासना चावला का स्टेटमेंट डेंट दे नहीं पा रहा था। ऐसे में जो डेरा के अंदरूनी सेवादार थे, जो समितियां लगभग 4-5 हजार लोग जो डेरा में परमानेंट रह के सेवा करते थे, उनकी मीटिंग बुलाकर विपासना चावला ने उन्हें भी कहा भी आप जितने भी लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हो भी उनको पहुंचाओ कि भी किसी भी हाल में वो पंचकुला ना जाएं। जिसको अगर जाना ही है, हजूर संत जी के समर्थन में खड़ना ही है, वो सिरसा आ जाओ।
तो ये मैसेज धीरे धीरे सेवादारों के जरिए निकलने लगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डेरे के सेवादारों की एक आउटसाइडर प्रतिनिधि थी गुरचरण कौर मान। इसी तरह जो स्थानीय सेवादार थे, लोकल संगत थी, और उनमें जो महिलाओं की टीम होती थी, उसकी एक मुखिया थी जिसको डेरा में गोलो मासी के नाम से जाना जाता था। ये डेरा के एक वाइस चेयरपर्सन गुरदास सिंह की मौसी थी, इसलिए सभी इसको गोलो मौसी कह के बुलाते थे। तो ये गोलो मौसी और गुरचरण कौर मान की टीम, इन दोनों की टीमें डेरा में जो पंडाल था वहां से बोलने लगी कि भी अगर आपको कोई भी व्यक्ति 45 मेंबर या डेरा का प्रबंधक कोई भी आपको कहता है भी आपने पंचकुला नहीं जाना, तो आपने किसी की बात पे विचार नहीं करना, सुनना नहीं है, उनको मानना नहीं है, आपने पंचकुला हर हाल में जाना है। अब ये ताकत कहां से मिल रही थी उनको बोलने की, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ये चलता रहा और जो विपासना चावला की बात मानकर सिरसा आ गए, उनको भी डेरा का जो व्यवस्था ढांचा जो था, व्यवस्थित ढांचा जो, वो ये सब कुछ बताने लगा भी आपको पंचकुला जाना चाहिए। तो उसमें भी बहुत से लोग पंचकुला चले गए, बहुत कम लोग थे जो सिरसा में रुके। और करते करते 22 अगस्त से डेरा के अनुयायी जो थे वो पंचकुला में जमा होने लगे। अब 18 अगस्त को हरियाणा सरकार कहें या फिर पंचकुला प्रशासन ने पंचकुला में धारा 144 लगाने का आदेश निकाला। अजीब बात देखिए कि उस आदेश में ये नहीं लिखा था कि 5 या 4 से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कॉपी पेस्ट मार के प्रशासन को साइन करना होता है, तो जानबूझ के ये लाइन उसमें से हटाई गई थी। इसे बाद में क्लरिकल एरर, टाइपिंग एरर या मैनुअल एरर कह सकते हैं, कह के बचा जा सकता था। ये संयोग नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मूव था। अब डेरा की संगत 22 अगस्त से पंचकुला में जमा होने लगी और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी थी। ये व्यवस्था होने लगी और ये व्यवस्था मतलब आप सोचिए कि लाखों लोग वहाँ आएंगे तो उनको खाना भी खिलाना है, पानी भी पिलाना है, उनको टॉयलेट वगैरह फ्रेश होना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। ऑब्वियसली करोड़ों रुपया इसमें खर्च होगा, तो बहुत सा पैसा डेरा से गया चंडीगढ़ और पंचकुला के प्रतिनिधियों को, भाई तुम ये पैसा खर्च करके डेरा की संगत को खिलाओ पिलाओ जो भी है। अब जैसे प्लान के मुताबिक एक पंचकुला का वकील उठता है, रविंदर सिंह ढुल, कि जाके हाई कोर्ट में खड़ा होता है कि भाई पंचकुला में इतने लोग जमा हो रहे हैं, कुछ करो। और हाई कोर्ट भी तुरंत इस पे सुनवाई बिठाती है और चीफ जस्टिस का बेंच, डबल बेंच जो होता है, वो सुनवाई करता है। और इसमें सुनवाई करने वाले जो जस्टिस थे, जस्टिस एस सरों, जिनकी रिटायरमेंट का शायद एक हफ्ता बचा था, और दूसरे थे जस्टिस अवनीश झिंगन। अब जो हाई कोर्ट में जाते हैं उनको पता है कि सेकंड जज तो नाम का ही होता है, मेन तो बड़ा जज ही होता है। तो एस सरों जो थे वो इसकी सुनवाई करते हैं और सरकार को बोलते हैं भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी बटालियंस वगैरह हैं वो सब दो। ये सुनवाई 24 तारीख की सुबह होती है, लंच से पहले। और जैसे ये सुनवाई खत्म होती है तो उसके बाद ये ऑर्डर आता है कि भाई लंच के बाद दोबारा सुनवाई होगी और इसमें फुल बेंच आएगा, मतलब एक जज को और इसमें शामिल किया जाएगा। अब पहली सुनवाई और दूसरी सुनवाई के बीच में लगभग दोपहर 12-1 बजे हजूर संत जी अपने ट्विटर पे ट्वीट लिखते हैं कि हमारी कमर में दर्द है लेकिन हम पंचकुला जाएंगे। अब प्लान बी का सारा बेस इस बात पे टिका था कि हजूर संत जी पंचकुला ना जाएं। प्लान ए के मुताबिक जिस तरह से वो हजूर संत जी को रोकने में कामयाब हुए थे, उसी तरह उनको लगता था भी 17 अगस्त की मीटिंग में हजूर संत जी ने डेरा अनुयायियों को यह वचन दे दिया भी हम उनकी भावनाओं को रौंद कर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब वो पंचकुला नहीं जाएंगे, ये आश्वस्त थे। और बड़ी गिनती में जो
डेरा अनुयायी थे वो पंचकुला जमा हो गए थे और करीब 30 से 40 हजार लोग, कहें बहुत कम लोग हैं डेरा के हिसाब से, ये सिरसा में आए थे। उसमें भी लास्ट में 15-1 हजार लोग रह गए थे, बाकी जो 5-7 हजार लोग थे वो लोकल थे। ये सिरसा में थे और बाकी पंचकुला में थे। इसके अलावा जगह जगह टीम्स भेज दी गई थी, जो जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और इसके अलावा एक स्पेशल टीम्स भी बनाई गई थी जो जगह जगह दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में भेजी गई, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, मतलब एक सेंसिटिव लोकेशंस पे भी भेजी गई। इन टीमों को भी यही काम करना था, आगजनी का, लड़ाई झगड़ा जो भी मतलब बताया गया था, ये सब काम करना था। लेकिन जो 24 अगस्त दोपहर 12 बजे हजूर संत जी ने ट्वीट लिखा कि भाई हम पंचकुला जाएंगे, यहां से ये प्लान बी जो है ये खराब हो गया। अब क्योंकि एक ही दिन बचा था 25 अगस्त को और इतनी जल्दी कुछ हो नहीं सकता था, और जितनी भी टीम्स या कहें जितने भी गिरोह इस पूरे प्लान में काम कर रहे थे, ऐसे में अचानक से तीसरा प्लान रातों रात या कहें कुछ घंटों में बना के दोबारा इंप्लीमेंट करना, 5 लाख लोग लगभग पंचकुला में जमा हैं और अब एक नया प्लान बनाना और बाकी प्लान को मतलब ये कह देना भी होगा नहीं, तो ऐसे में हर व्यक्ति प्लान छोड़ जाता है। क्योंकि अगर आप क्राइम को स्टडी करेंगे तो क्राइम में क्या होता है, लेयर दर लेयर प्लान बनता है और हर लेयर का एक लीडर होता है, और जब प्लान बदला जाता है तो लीडर को पूरा प्लान बताना पड़ता है। अगर नहीं बताओगे तो लीडर अपनी टीम लेके पीछे हट जाएगा, इस डर से कि वो अकेला ना फंस जाए। अब एकदम से नया प्लान कौन बनाए, ये मास्टरमाइंड उठ के खुद सामने आए, क्या करे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि 23 अगस्त 2017 के दिन इंडियन आर्मी की आर्मर डिवीजन के 2 स्क्वाड्रन सिरसा में आते हैं। अब सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है, आर्मी बेस नहीं है। ये आर्मर डिवीजन के स्क्वाड्रन का मतलब ये है कि ये बंदूक या पिस्टल ये कैरी नहीं करते, इनका हथियार होता है तोप या टैंक, या फिर आपने देखा हो भी आर्टिलरी कह सकते हो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये आते हैं और ये जो सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन है उसके बाहर गश्त लगाने लगते हैं, वहां अपना जो सामान है वो जचाने लगते हैं। तो ये टैंक्स बहुत सारे लोगों ने सिरसा में देखे। मतलब हम ये कहें कि 24 अगस्त 2017 के दिन जो हजूर संत जी ने 12-1 बजे के आसपास दोपहर में ट्वीट लिखा कि भाई मैं जाऊंगा पंचकुला, यहां से परिस्थितियां बदल गई। लेकिन प्लान जो मिलिट्री से लेके, हाई कोर्ट से लेके, सीबीआई स्पेशल कोर्ट से लेके, डेरा मैनेजमेंट से लेके और जो भी लोग इसमें शामिल रहे होंगे, इन सबको लेके जो प्लान चला था वो प्लान एकदम से बदला जा नहीं सकता था। और फाइनली प्लान बी फेल हो रहा था और इसी बीच आधा पका सा प्लान सी बनने लगा।